हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्टाफिंग। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पहले 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज इस चैप्टर का हमारा 5th डे है। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं सिलेक्शन का मतलब क्या है, उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन करने के लिए बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले रिक्रूटमेंट का मतलब करा था। रिक्रूटमेंट का मतलब हमने कैंडिडेट्स को सर्च करा और उनको हमने मोटिवेट करा कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर दें। अब जब एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो सिलेक्शन का मतलब है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट और यू कैन से कैंडिडेट्स out of the people who have applied for jobs in the organization। अब जितने भी कैंडिडेट्स ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करा है उसमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट को चूज करने को हम सिलेक्शन कहते हैं। बेसिकली सिलेक्शन में हम कैंडिडेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक जिनको हमने जॉब देनी है और एक जिनको हमने जॉब नहीं देनी। तो इस स्टेज में काफी लोगों को मना भी करा जाता है, इसलिए स्टाफिंग को या सिलेक्शन को कई बार नेगेटिव प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं अगर हमने सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए बेसिकली स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस। कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं। सबसे पहला एक स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कंप्लीटली जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं या कंप्लीटली होपलेस कैंडिडेट्स हैं उनको हम पहली ही स्टेज में एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। जो उन्होंने हमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाया होगा उस फॉर्म के अंदर हम इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और हमें लगता है कि ये कैंडिडेट बिल्कुल ही अनसुटेबल कैंडिडेट है, बिल्कुल भी आगे इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, तो उस कैंडिडेट को हम पहली ही स्टेज में बाहर कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफ इंटरव्यू लेती हैं, छोटा सा इंटरव्यू लेती हैं कैंडिडेट का, जिससे उनको कैंडिडेट के बारे में सारा पता चल जाता है। और वो कैंडिडेट जो बिल्कुल ही होपलेस कैंडिडेट्स होंगे, जो हमें लगता है कि आगे ले जाने के लायक नहीं है, उनको पहली ही स्टेज में हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मींस अ candidate who is completely unsuitable is rejected in the very first stage by reading the information given in the application form or by having a brief interview with the candidate। जो कैंडिडेट इस स्टेज को पास कर जाएगा उसके फिर ऑर्गेनाइजेशन कुछ टेस्ट कंडक्ट करती है। टेस्ट का मतलब क्या है, पेपर और पेंसिल देके उससे रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है या कोई काम करवा के देखा जा सकता है जिससे यह चेक हो सके कि कैंडिडेट की कैपेबिलिटी कितनी है। अब जनरली 5 टाइप के टेस्ट हैं जो कि कैंडिडेट से करवा के देखे जा सकते हैं। एक है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है, वो कितना कैंडिडेट इंटेलिजेंट है। डिसीजन मेकिंग पावर आप कह सकते हो, उसकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, लॉजिकली वो कितना चीजों को सोचता है। इसको हम आईक्यू भी कह सकते हैं, कैंडिडेट का इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो हम कैंडिडेट की इंटेलिजेंस को चेक करने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट कितना इंटेलिजेंट है, सिचुएशंस में कितने अच्छे ढंग से वो डिसीजन ले सकता है, कितने अच्छे ढंग से वो सोचता है अलग अलग तरीके से, उसका आईक्यू लेवल क्या है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट से बेसिकली कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट एक होता है जो पोटेंशियल को चेक करते हैं, पोटेंशियल टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर हम कैंडिडेट को नई चीजें सिखाएं तो क्या कैंडिडेट नई चीजें आसानी से सीख जाता है। तो
तो इससे बेसिकली पता चलता है कि कैंडिडेट फ्यूचर में कितना ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट डज नॉट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स बट वी मेजर इफ वी टीच न्यू स्किल्स टू द कैंडिडेट whether the candidate will be able to learn those new skills or not, so that we can find out whether candidate will be successful in future or not. Then personality test का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनैलिटी को कैंडिडेट की चेक करना। ओवरऑल पर्सनैलिटी में वो उसके इमोशंस कैसे हैं, वो कितना मैच्योर है, उसका ऑनेस्टी लेवल कैसा है, उसमें मैनर्स या एटिकेट्स कितने हैं, एटसेट्रा। तो कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। जैसे आप देखते हो आईएएस एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं जहां हमें ऑलराउंड कैंडिडेट चाहिए जिसके अंदर सब क्वालिटीज हों, तो ऐसे एग्जामिनेशंस के अंदर कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। और क्योंकि कैंडिडेट्स के सारे ही क्वालिटीज को मेजर करना चाह रहे हैं तो पर्सनैलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट टू बी कंडक्टेड, क्योंकि कैंडिडेट के सारे एरियाज को पता कर पाना जनरली बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्किल्स। एग्जिस्टिंग स्किल्स का मतलब है जिस जॉब के लिए हम उसको लेके आ रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड उसको नॉलेज कितनी है। सपोज हम एक मैकेनिक को लेके आ रहे हैं जो कि रिपेयर्स का काम करेगा, तो उसको रिपेयर का काम कितना करना आता है हम ये चेक कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज रिगार्डिंग द जॉब दैट ही हैज टू परफॉर्म, तो इसके अंदर हम कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करते हैं। और इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब है कैंडिडेट का इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेसिफिक जॉब्स। हर एक कैंडिडेट की एक फैसिनेशन होती है, इंटरेस्ट होता है, वो कई जगह ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करता है, कई जगह कम। अगर कैंडिडेट को उसके इंटरेस्ट की जॉब हम दे देंगे तो कैंडिडेट उस काम को बड़े अच्छे से कर पाएगा। तो इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर बेसिकली हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट किन एरियाज में है, सो दैट द जॉब कैन बी गिवन इन दोज एरियाज, सो दैट कैंडिडेट कैन परफॉर्म द जॉब इन अ प्रॉपर वे। तो ये 5 टाइप के टेस्ट अलग अलग हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हम ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कैंडिडेट की क्वालिटीज के बारे में, उनकी एबिलिटीज के बारे में हमें पता चल जाएगा। जो कैंडिडेट ये टेस्ट क्लियर कर लेगा वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब है इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट। तो जिसने अब रिटन टेस्ट कंडक्ट क्लियर कर लिया, अब हम उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यूअर का काम होगा उससे और ज्यादा नॉलेज गेन करना। जो इंफॉर्मेशन टेस्ट से हमें नहीं पता चली वो हम कैंडिडेट से बड़ी ज्यादा डिटेल में बातचीत करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट को भी चांस मिलता है कि वो भी इंटरव्यूअर से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकें कि वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, सैलरीज वगैरह क्या होंगी। तो दोनों ही पार्टीज को चांस मिलता है। ट्रेडिशनली तो पहले इंटरव्यूअर का ही काम हुआ करता था कि वो कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछा करते थे, बट आज के टाइम पर कैंडिडेट्स के दिमाग में भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो इंटरव्यूअर से क्लियर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे, जो कैंडिडेट इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। उनकी बैकग्राउंड को चेक करा जाएगा। जनरली उनको रेफरेंसेस देने के लिए कहा जाता है। रेफरेंसेस का मतलब है जब वो एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उनसे 2-3 इंडिविजुअल्स के नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिए जाते हैं, जिससे उनकी बैकग्राउंड के बारे में चेक किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल जिसकी बैकग्राउंड बिल्कुल साफ हो, कोई क्रिमिनल केस ना हो, ऐसे कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो जनरली पास्ट एम्प्लॉयर का नाम पूछा जा सकता है, उसके जो स्कूल के टीचर्स थे, उसके जो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स थे, उनका नाम और एड्रेस वगैरह पूछा जा सकता है, ताकि कैंडिडेट के बारे में हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, ताकि उसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम चेक कर सकें। तो अगर कैंडिडेट ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, बैकग्राउंड भी उसकी साफ है, उसने जो हमें रेफरेंसेस दी से हमने उनसे बात करके देख लिया, वहां से भी पता चल जाता है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, वो है सिलेक्शन डिसीजन। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं। तो एक सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, उस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर हम कैंडिडेट का नाम इंक्लूड करेंगे।
और जब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है तो जिस कंसर्न्ड मैनेजर के अंडर उसने काम करना है जनरली उस मैनेजर से भी कंसल्ट किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसी मैनेजर ने उससे काम करवाना है। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय ने काम करना है तो प्रोडक्शन मैनेजर ने अल्टीमेटली उससे काम करवाना है, तो जनरली प्रोडक्शन मैनेजर से भी पूछा जाता है कैंडिडेट के बारे में कि कैंडिडेट कैसा है, ताकि वो भी अपनी सजेशन दे सके। तो सिलेक्शन डिसीजन होने के बाद एक होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑर्गेनाइजेशंस जनरली मेडिकली फिट कैंडिडेट्स चाहती हैं कि ज्वाइन करें, तो वो कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खुद से अपने आप से मेडिकल एग्जामिनेशन करती हैं, कुछ कैंडिडेट्स को किसी डॉक्टर्स के पास कह देते हैं कि इन डॉक्टर्स के पास जाके मेडिकल सर्टिफिकेट ले आओ, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो किसी भी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आने पे उसको मेडिकली क्लियर कर देती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, बट मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती हैं ताकि मेडिकली फिट कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। देन जॉब ऑफर, अब कैंडिडेट को जॉब ऑफर करी जाती है। जॉब ऑफर करने का तरीका है अपॉइंटमेंट लेटर। कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दी जाएगी जिसके अंदर उसको बताया जाएगा कि ये आपकी जॉब पोजीशन होगी और इस डेट से आप ऑर्गेनाइजेशन को जॉब ज्वाइन कर लें। एक रीजनेबल टाइम हमें कैंडिडेट को देना चाहिए जॉब ज्वाइन करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उसको हमने अप्रूव करा और कहते हैं कल से ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर वो पहले कहीं जॉब कर रहा है तो उसको वहां से छोड़ के आने में और वहां पर फॉर्मेलिटीज पूरा करने में टाइम लग सकता है। तो रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट टू ज्वाइन द जॉब। सो जॉब ऑफर इज गिवन बाय गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट। एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा तो एक तो उससे अटेस्टेशन फॉर्म्स फिल करवाया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होंगी और कैंडिडेट उसको सेल्फ अटेस्ट करेगा, जो कि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रहेगा कि कैंडिडेट ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो कैंडिडेट ने अटेस्ट कर दी है, ताकि ये ना हो सके कि वो हमें कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दे। उसके अलावा एक एग्रीमेंट साइन होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसमें जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होंगी। उसका जॉब क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, लीव से रिलेटेड रूल्स क्या होंगे, सब कुछ उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में मेंशन होता है ताकि बाद में किसी टाइप की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जनरली यही स्टेप्स होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कोई एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकती है, कोई एक आधा स्टेप कम भी कर सकती है, बट हमारे सिलेबस में ये 8 स्टेप्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या गिवन है। अगर एग्जाम्स में आता है तो आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सिलेक्शन का मीनिंग स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job। एक जॉब के लिए काफी सारे लोगों ने अप्लाई करा, उसमें से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको आपने चूज कर लिया। अगर आपको एक से ज्यादा कैंडिडेट है तो उससे ज्यादा कैंडिडेट्स को आपने चूज कर लिया। इट इज अ प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। मैंने आपको बता दिया 2 कैटेगरीज में हम एम्प्लॉयज को डिवाइड करेंगे, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। एक तो जिसको हमने जॉब देनी है और जिसको हमने जॉब नहीं देनी। देन सिलेक्शन करने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया। पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट हेल्प्स द मैनेजर्स एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि कैंडिडेट आगे प्रोसेस करने के लिए लायक है भी या नहीं है। अगर कंप्लीटली अनसुटेबल कैंडिडेट है तो उसको फर्स्ट स्टेज में ही रिजेक्ट कर दिया। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर द रीजंस व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती हैं जिसको हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोल देते हैं। तो जो एप्लीकेशन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई थी, इंटरव्यू करके सामने आ जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को हो सकता है हम रिजेक्ट कर दें अगर वो कंप्लीटली ही अनसुटेबल कैंडिडेट हो। उसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट में मैंने आपको बताया एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि हम कैंडिडेट्स की क्वालिटीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं। वो पेपर और पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है या कोई एक्सरसाइज करवा के देखी जा सकती है, कोई काम करवा के देखा जा सकता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स रेंज फ्रॉम, हम उनके एप्टीट्यूड से लेके मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब फिजिकली वो कितना कैपेबल हैं, इंटेलिजेंस कितना उसके अंदर है, पर्सनैलिटी, तो काफी सारी क्वालिटीज हैं जो हम कैंडिडेट्स की चेक करना चाहते हैं। तो जो कॉमनली टेस्ट यूज होते हैं, फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट।
This is one of the most important psychological tests used to measure the level of intelligent quotient of the individual. कैंडिडेट का IQ लेवल कितना है, हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं. इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी, कितना आसानी से वो चीजों को सीखता है, एंड द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट, कितने अच्छे ढंग से वो डिसीजंस ले सकता है, कितने अच्छे ढंग से वो जजमेंट्स ले सकता है, कितना कैंडिडेट इंटेलिजेंट है, हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं. देन एप्टीट्यूड टेस्ट में हम कैंडिडेट्स, इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स. मैंने बताया अभी कैंडिडेट्स में एबिलिटी नहीं है, बट अगर हम उसको सिखाएंगे तो वो कितना जल्दी सीख जाएगा. इट इंडिकेट्स पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप, अगर हम उसको डेवलप करना चाहें तो कितना जल्दी वो डेवलप हो जाएगा. सच टेस्ट आर गुड इंडिसेस ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर, फ्यूचर में वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा वो हमें एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है. देन पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस, इसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, पर्सन का इमोशंस, उसके रिएक्शंस, कितना मैच्योरिटी लेवल है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है. सो दिस टेस्ट प्रूव द ओवरऑल पर्सनैलिटी, तो कैंडिडेट की ओवरऑल सारी क्वालिटीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं. हेंस दीज आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट, तो इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं डिजाइन करना, क्योंकि सब कुछ मेजर करना बड़ा मुश्किल है. देन ट्रेड टेस्ट में मैंने आपको बताया, दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल, एट प्रेजेंट उनमें कितनी नॉलेज है हम ये चेक करना चाह रहे हैं. दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग, जिस फील्ड के लिए वो आया है, जिस जॉब के लिए आया है, उसको कितनी नॉलेज है. द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट फॉर्मर मेजर्स द पोटेंशियल टू एक्वायर द स्किल्स एंड लेटर द एक्चुअल स्किल्स पोजेस्ड. एप्टीट्यूड टेस्ट में आप ये मेजर करना चाह रहे थे कि उसमें पोटेंशियल कितना है नई चीजें सीखने का. ट्रेड टेस्ट में आप ये मेजर कर रहे हो कि एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट उसके अंदर स्किल्स कितने हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कैंडिडेट को अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बुलाया, तो बुक कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जर्नल से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि ये चेक कर सकें कि अकाउंटेंट उसको अकाउंट्स आता भी है नहीं आता. देन इंटरेस्ट टेस्ट, एवरी इंडिविजुअल हैज फैसिनेशन फॉर सम जॉब्स एंड अदर, वो मैंने आपको बताया हर किसी का अपना अपना एक फैसिनेशन है, इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, अगर उसको उसके इंटरेस्ट की जॉब देंगे तो वो ज्यादा अच्छे ढंग से अपने काम को कर पाएगा. देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इट इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब. अब कैंडिडेट के साथ बड़ा डिटेल में बातचीत करी जाएगी, बड़ा फॉर्मली और इन डेप्थ बातचीत करी जाएगी, ताकि कैंडिडेट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जान सकें. The role of the interviewer is to seek information and that of the interview is to provide the same. इंटरव्यूअर का काम है कैंडिडेट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना, और कैंडिडेट का काम है अपने बारे में और इंफॉर्मेशन देना. आज के टाइम पर द इंटरव्यू आल्सो सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू. आज के टाइम पर मैंने आपको बताया कैंडिडेट भी इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानना है तो वो भी जान सकते हैं. देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, many employers request name, address and telephone number of references for the purpose of verifying information and gaining additional information on the applicant. हम references का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर पूछते हैं, जिससे कि हम कैंडिडेट के बैकग्राउंड के बारे में और ज्यादा जान सकें. प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकते हैं, नॉन पर्सन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकते हैं, वो रेफरेंसेस का काम कर सकते हैं, जिससे कि हम कैंडिडेट्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें. रेफरेंसेस के बाद सिलेक्शन डिसीजन, इस स्टेज पे हम डिसाइड करेंगे कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं. द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड द रेफरेंस चेक. जिन्होंने सारी स्टेजेस क्लियर कर ली, उनमें से अब हम सिलेक्शन करेंगे. द व्यू ऑफ द कंसर्न्ड मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन. जो मैनेजर जिसके अंडर वो काम करेगा उससे भी हम पूछ लेते हैं, बिकॉज इट इज ही और शी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय. क्योंकि अल्टीमेटली काम उसी ने करवाना है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा. तो जिस कंसर्न मैनेजर के अंडर वो आएगा उससे भी हम उसके बारे में पूछ लेंगे. Then medical examination after the selection decision and before the job offer is made, the candidate is required to undergo a medical fitness test. Candidate को medical fitness test करवाना पड़ता है, ताकि इस चीज को चेक करा जा सके कि वो medically fit है या नहीं. The job offer is given to the candidate being declared medically fit after the medical examination. ऐसे candidates जो medically fit होंगे, खाली उन्हीं को job offer करी जाएगी. Then job offer. The next step in the selection process is job offer to those applicants who have passed all the previous hurdles. जिन्होंने सारी स्टेजेस पास कर ली, उनको हम जॉब ऑफर कर देंगे.
इट इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। मैंने आपको बताया एक अपॉइंटमेंट लेटर उनको दी जाएगी। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। उस अपॉइंटमेंट लेटर में डेट लिखी होगी, किस डेट तक उसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। इस चीज का ध्यान रखिए कि हमने अपॉइंटी को एक रीजनेबल टाइम देना है रिपोर्ट करने का। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से उसको ज्वाइन करने के लिए कह दें जिससे कि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। And the last one is contract of employment. After the job offer has been made and candidate accepts the offer, certain documents need to be executed by the employer and the candidate. कुछ documents होंगे, उसमें दो main documents हैं। One such document is the attestation form. एक attestation form होगा. It contains vital information about the candidate which are authenticated and attested by the candidate. Candidate के बारे में information होगी और candidate उसको attest करेगा। Attestation form will be a valid record for the future reference. Future reference के लिए एक record रह जाएगा जो candidate ने attest करके हमें दे रखा है। There is also a need for preparing a contract of employment. एक employment का contract भी बनेगा, agreement sign होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, उसका जॉब टाइटल क्या होगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, डेट व्हेन कॉन्टिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, किस दिन से उसकी रेगुलर जॉब शुरू होगी, उसकी सर्विस कैसे कैलकुलेट होगी, रेट्स ऑफ पे, अलाउंसेस उसको कितने मिलेंगे, आवर्स ऑफ वर्क क्या होगा, लीव रूल, सिकनेस, ग्रीवेंस प्रोसीजर्स क्या होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होगा, वर्क रूल्स, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली काफी सारी चीजें होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी ताकि फ्यूचर में चल के किसी पॉइंट को लेके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिस्प्यूट ना हो सके। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स हैं जो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को जब सेलेक्ट करती है तो फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।